नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किन्हीं का विवाह नहीं हो रहा है और विवाह के लिए बहुत परेशान है तो कौन से ग्रह जो होते हैं विवाह के लिए जिम्मेवार होते हैं, कौन सा ग्रह का युति या कौन सी ग्रहों की स्थिति आपको विवाह नहीं होने देती है, मैं ये बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको विवाह में बाधा नहीं होगा और समय पे विवाह अवश्य हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये जो ग्रह होते हैं यह जो है दुष्ट ग्रहों की गिनती में आते हैं, यानी ये डायवोशी ग्रह होते हैं। हालांकि केतु, शनि और राहु तो डायवोशी ग्रह होते ही हैं, लेकिन सूर्य और मंगल भी जो है इसमें अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इनकी दृष्टियां जो होती हैं या इनका स्वभाव जो होता है वह पापी ग्रह के जैसा, क्रूर ग्रहों के जैसा ही होता है। तो यह तो आप समझ लीजिए कि यही ग्रहों के कारण विवाह में बाधा होता है। हर बार मेरे दर्शक मेरे से यह बोलते थे कि गुरुजी आप वीडियो बताते हैं, आप ग्राफ में बताते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप क्या बताते हैं। आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने अलग अलग कुंडलियां बना दी। जो ज्योतिष क्षेत्र में नए हैं, जो ज्योतिषी के पास बिना गए अपनी जन्म पत्रिका देखना चाहते हैं कि विवाह में बाधा क्यों हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि आप लोगों के लिए समझने के लिए पूरा ही अलग अलग ही जन्म पत्रिका बना दिया, ताकि एक एक करके मैं आपको बताऊं कि यह ग्रहों के युति के कारण जो है विवाह में बाधा होता है। ऐसे एक बात बताना चाहता हूं, जनरली लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति और पुरुषों के कुंडली में शुक्र विवाह के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कईयों बार यह भी देखा गया है कि पुरुषों के कुंडली में और स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अच्छे हैं, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। जी हां दर्शकों, वह ज्योतिष क्षेत्र में विवाह के मामले में वह पहला शब्दार्थ होता है कि बृहस्पति और शुक्र को अवश्य देखें। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि किन कारणों से विवाह नहीं होता है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में एक वास्तु दोष का भी उपाय बताऊंगा कि किन वास्तु दोष के कारण बाधा होता है, और उपाय भी अवश्य बताऊंगा। उपाय भी जो रहेगा दर्शकों बहुत ही पावरफुल रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका है और आपकी जन्म पत्रिका में अगर नीच का शनि सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, एकदम समझिएगा बात को, अगर नीच का शनि सप्तम हाउस में बैठा हुआ है तो आपको विवाह में बाधा होगा। दूसरी उदाहरण मैं देता हूं, अगर उच्च का शनि भी आपकी कुंडली में सप्तम हाउस में यानी इस स्थान पे बैठा हुआ है, क्योंकि यह जो होता है विवाह का स्थान होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली में सप्तम हाउस जो होता है विवाह का होता है। इसमें बहुत हद तक भूमिका जो है द्वितीय हाउस भी अवश्य निभाते हैं। दर्शकों, द्वितीय हाउस कुंडली में इसको बोलते हैं, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है कि अगर उच्च का भी शनि आपके कुंडली में बैठा है तो आपको विवाह में बाधा होगा। तीसरा है कि अगर पंचम हाउस में शनि बैठा हुआ है, यह तो विवाह में भी बाधा उत्पन्न करेगा और साथ में जो है संतान में भी बाधा उत्पन्न करेगा। तो क्यों? पंचम हाउस में जब शनि बैठेगा तो आपको अपने प्रेम में कभी भी स्थिरता नहीं रहेगी, अर्थात आप यह नहीं समझ पाएंगे कि मैं प्रेम में के बंधन में बंधू या ना बंधू। और इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ता है, फिर भी विवाह नहीं होता है। अगर कुंडली में लग्न में बैठ जाता है शनि, तो यह सप्तम दृष्टि से जो है विवाह स्थान को देखता है, यह भी विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकाल के आप देख सकते हैं, कोई न तो कोई युति, कोई न तो कोई सूत्र अवश्य आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान होंगे जिनकी विवाह नहीं हो रही है। मैं बात करता हूं पांचवा जन्म कुंडली की। अगर शनि आपके कुंडली में कर्म स्थान में अगर शनि बैठे हुए हैं तो यह 10वीं दृष्टि से जो है विवाह स्थान को देखता है, क्योंकि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियां होती है। इस सिचुएशन में भी आपको विवाह में बाधा उत्पन्न होगा, विवाह नहीं होने की कंडीशन उत्पन्न करता है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं सूर्य का। अगर आपकी कुंडली में सप्तम हाउस में सूर्य बैठा हुआ है
तो भी आपको विवाह में बाधा उत्पन्न होगा। अगर आपकी कुंडली में सप्तम हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न होगा। ऐसे तो यह कोई भी राशि में बैठेगा तो विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये अग्नि का प्रकाश है, ये जला देता है उस हाउस को। तो अगर ये 1 नंबर पे बैठ जाता है तब तो विवाह में बाधा होगा ही होगा। अगर 7 नंबर पे या नीचे का बैठ जाता है तो और जबरदस्ती विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, और अगर विवाह हो भी जाएगा तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहने देता है। अगर आपकी कुंडली में सप्तम हाउस में राहु बैठा हुआ है तो अपने जीवन में आप सफल तो बहुत होंगे, वह स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन विवाह में बाधा उत्पन्न आपको हमेशा करके रखेगा। अगर आपकी कुंडली में 7वें हाउस में केतु विराजमान है, यह सब डाइवोर्सी ग्रह होते हैं। एक तो विवाह नहीं होने देते और होते हैं तो मैरिड लाइफ को खराब करते हैं, तो यह भी कारण है कि आपको विवाह नहीं होने देगा। अगर आपकी कुंडली में, अब मैं जो बता रहा हूं समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में अकेला राहु अगर यहां पे बैठा है, अकेला राहु अगर यहां पे बैठा है, या अकेला राहु यहां पे बैठा है, अकेला नहीं भी हो अगर राहु बैठा हुआ है तो यह 5वीं दृष्टि से विवाह स्थान को देखेगा, 7वीं दृष्टि से विवाह स्थान को देखेगा और 9वीं दृष्टि से विवाह स्थान को देखेगा। यानी आपकी जन्म कुंडली में यह तीनों में से कहीं भी अगर राहु विराजमान होता है तो आपको विवाह में निश्चित तौर पर परेशानियां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राहु के हित रहा, अगर केतु 3रे हाउस में या लग्न में या 11वें हाउस में बैठा है तो यह 5वीं दृष्टि विवाह स्थान को देखता है, 7वीं दृष्टि से विवाह स्थान को देखता है और 9वीं दृष्टि से भी विवाह स्थान को देखता है। यह भी आपको विवाह नहीं होने देगा, इसमें भी आपको विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर पे नीच का मंगल अगर बैठा है तब तो ऐसे भी तो आप मांगलिक हो गए, फिर भी आपको विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, फिर भी आपको विवाह नहीं होने देगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल द्वादश हाउस में या लग्न में या ये तीनों स्थान में से कहीं भी बैठे हुए हैं, फिर भी आपको विवाह में बाधा उत्पन्न होगा, क्योंकि यह 4थी दृष्टि से विवाह स्थान को देख रहा है, इधर 7वीं दृष्टि से, और वह स्थान का मंगल 8वीं दृष्टि से विवाह स्थान को देखता है, फिर भी यह ग्रह आपको विवाह नहीं होने देता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु अगर अकेला यहां पे बैठा हो या चंद्रमा के साथ केतु अकेला यहां पे बैठा हो, फिर भी आपकी जन्म पत्रिका में विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये सभी जो होते हैं डाइवोर्सी ग्रह होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ राहु सप्तम हाउस में विराजमान हो या मंगल के साथ केतु भी सप्तम हाउस में विराजमान हो, फिर भी आपको विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा और राहु एक साथ विराजमान हो या फिर सूर्य चंद्रमा या केतु तीनों ग्रह एक साथ विराजमान हो, फिर भी आपको विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। प्रिय दर्शकों, मैंने क्या किया कि अलग अलग जन्म पत्रिका बना दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये एक घर खाली मैंने कुछ अन्य सूत्रों के लिए रखा है जो मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूं। अगर आपकी कुंडली में अगर आपका कर्क लगन है, यानी यह लग्न यहां पे 4 नंबर से प्रारंभ होता है और यहां पे बृहस्पति विराजमान है, तो भी आपको विवाह में प्रॉब्लम उत्पन्न होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वह नीच के हो जाएंगे, फिर भी विवाह में प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। कोई भी ग्रह अगर सप्तम हाउस में नीच का विराजमान होता है फिर भी विवाह में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल यहां पे 4 नंबर पे बैठता है फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। अगर चंद्रमा यहां पे 8 नंबर में बैठता है फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। माफ करेंगे, अगर मंगल यहां पे जो है 4 नंबर पे बैठता है फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। अगर बुध यहां पे 12 नंबर में बैठता है फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। शुक्र यहां पे 6 नंबर में बैठता है फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। शनि 1 नंबर में बैठता है फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। सूर्य का तो मैंने बता दिया है कि 7 नंबर पे अगर यहां बैठता है फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। यानी कोई भी ग्रह यहां पे विराजमान हो और वह नीच अवस्था में रहे तो निश्चित तौर पर विवाह में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा अगर सप्तम हाउस पे आपकी जन्म पत्रिका में बुध और शुक्र विराजमान होते हैं फिर भी विवाह में प्रॉब्लम होते हैं। अगर यहां पे जो है कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कोई भी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो भी आपको विवाह में प्रॉब्लम होगा। हालांकि यह समझने योग्य कमजोर है, क्योंकि मैक्सिमम कुंडलियों में इन्हीं कारणों से विवाह में समस्याएं होती हैं। अगर यह सप्तम हाउस का स्वामी अगर यहां अष्टम या फिर षष्ठ या अष्टम या द्वादश हाउस में बैठ जाए फिर भी विवाह प्रॉब्लम होगा। एक उदाहरण मैं दे देता हूं, अगर 1 नंबर का स्वामी मंगल होता है, मंगल आपकी कुंडली में यहां बैठ जाए और अपने उच्च की राशि में ना हो फिर भी विवाह में प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। हालांकि मैंने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोई भी नीच ग्रह बैठ जाएंगे तो भी विवाह में प्रॉब्लम होगा। अब सुनिए, अगर आपके घर में ईशान कोण में
या अग्नि कोण में, अर्थात उत्तर और पूरब ईशान कोण हो गया और दक्षिण और पूरब अग्नि कोण हो गया। इस जगह पे टॉयलेट बने हुए हैं, बाथरूम बना हुआ है, या पूजा स्थान ईशान कोण में नहीं है, या फिर किचन जो है वह अग्नि कोण में नहीं है, फिर भी आपको विवाह में प्रॉब्लम होता है दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर विवाह में समस्याएं होती हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहला तो शिवलिंग पे आप हमेशा जल चढ़ाया कीजिए। इसके अलावा जो है गुरुवार का व्रत जो है स्त्रियां प्रारंभ कर दें, शुक्रवार का व्रत जो है पुरुष प्रारंभ कर दें, मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी को 5 लड्डू चढ़ाएं, जिसमें से आप 1 खाएं, 4 जो है गरीबों को बांट दें। विष्णु कवच, विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का गुरुवार के दिन जो है स्त्री या पुरुष हमेशा जो है इसका पाठ करे, उच्चारण करे, तो विवाह की समस्याएं दूर होती हैं। पुरुष अगर श्री सूक्तम का पाठ करता है तो भी उसके लिए विवाह में समस्याएं दूर होती हैं। अगर जल में रोली डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं गुरुवार या रविवार को, फिर भी आपको विवाह में समस्याएं जो है वह दूर होंगी। एकादशी के दिन अगर आप भगवान कृष्ण को गुड़ का और आटे का चूरमा बना करके चढ़ा करके भोग लगा करके ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः का 108 बार जाप करते हैं कोई भी माला से, और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अगर 11 से अगर कंटिन्यू कर दे या 5-11 से यानी एकादशी कंटिन्यू कर दे, तो आपके विवाह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय 5 बार जल चढ़ाना और 5 बार परिक्रमा करना है, और एक मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपका विवाह निश्चित तौर पे बहुत जल्द होता है। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धाग्नि यथा तवम शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। अगर इस मंत्र का जाप आप करते हैं और प्रत्येक दिन जल चढ़ा के 5 बार परिक्रमा करते हैं तो जल्द ही जल्द आपका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा जो है गुरुवार के दिन जो है अगर आप एक केले का पेड़ ला करके घर में लगा करके कंटिन्यू उसमें जल देते हैं और गुरुवार के दिन उसकी पूजा करते हैं, गुड़ और चना चढ़ाते हैं, फिर भी आपके विवाह की समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा जो है एक बहुत ही दुर्लभ उपाय बताता हूं, विष्णु जी का एक पीतल का मूर्ति लेके आना है, जल में थोड़ा सा मधु मिला लेना है और विष्णु जी को जो है प्रत्येक दिन स्नान कराया कीजिए। आप देखिए कि आपकी विवाह की समस्याएं तुरंत दूर हो जाएंगी, जल्द से जल्द विवाह हो जाएगा। इसके अलावा जो है भगवान शिव के जो नाग होते हैं, अर्थात शिवलिंग पे जो नाग होता है, अगर उनके समक्ष एक दीपक जलाए और एक दीपक शिवलिंग के पास भी जलाए तो भी विवाह की समस्याएं दूर होती हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, अगर चंदन का तिलक लगाते हैं फिर भी समस्याएं विवाह की दूर होती हैं। अगर किसी स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा है तो कभी भी उसको ईशान कोण या अग्नि कोण में नहीं सोना चाहिए, इसमें भी विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती है, अतः वह स्थान आपको छोड़ देना चाहिए। अगर किसी स्त्री या पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है तो कभी भी उसको जो है लोहे के पलंग में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आपका विवाह नहीं हो पाएगा। एक आसान उपाय यह भी है कि अगर स्नान करते समय जल चढ़ाते हैं, जल में थोड़ा सा काला हल्दी डाल माफ करेंगे पीला हल्दी डाल करके अगर स्नान करते हैं तो भी विवाह की समस्याएं दूर होती हैं। अगर गुरुवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिलाते हैं तो भी विवाह की समस्याएं दूर होती हैं। अगर राहु के कारण परेशानियां हैं तो आप कुत्तों को बिस्किट दें, सूर्य के कारण परेशानियां हैं तो रविवार को नॉनवेज का त्याग कर दें, मंगल के कारण परेशानियां हो रही हैं तो मंगलवार के दिन जो है आप जो है नॉनवेज बंद करें, नेल कटर से नाखून भी ना काटे और ड्रिंक का सेवन ना करें, पुरुषों के लिए खास करके। अगर केतु के कारण परेशानियां हो रही हैं तो शनिवार के दिन जो है गरीबों को भोजन कराएं, और अगर शनि महाराज के कारण भी परेशानियां हो रही हैं तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद गरीबों को जो है खिचड़ी का जो है वितरण करें। देखिए कि विवाह की समस्याएं दूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि विवाह किस कारण से होता है, विवाह के उपचार क्या हैं जिससे आपका विवाह सही हो जाए। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। अगर आप मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहे। धन्यवाद।